चलिए सीखते हैं फंडिंग थ्रू ईसीबीज एंड डिपॉजिट्स। ध्यान से सुनना, याद रखना, इसकी डिटेल क्लास ऑलरेडी की हुई है, लेटेस्ट रिकॉर्डेड क्लास है। तो डिटेल क्लास आई होप आपने देख लिया होगा। अगर नहीं देखा है, पता है नहीं है, मिला नहीं है, ईसीबी नहीं पढ़ा है, कोई बात नहीं, रिक्वेस्ट भेजना ना के 9 के व्हाट्सएप पर, डेफिनेटली प्रोवाइड करवाऊंगा। ठीक है, अब ध्यान सुनना फटाफट से। ईसीबी आई होप थोड़ा बहुत जानते होगे, फिर भी मेमोरी आपकी रिफ्रेश कर देते हैं अच्छे से, ताकि आपको वापस से याद हो जाए। ठीक है, ध्यान सुनना। अगर हम जब बात कर रहे हैं सेक्टर के अंदर एक्विजिशन करने के लिए, और एक्विजिशन करने के लिए हमें प्रोसीड जनरेट करनी पड़ेंगे। जी हाँ, मनी तो अरेंज करना पड़ेगा ना, कंसिडरेशन पे करनी है आखिर एक्विजिशन के लिए। सो एक और मेथड हमारे सामने यहां पर है ईसीबीज, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग। ध्यान सुनना, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग या फिर डिपॉजिटेड रिसिट्स के थ्रू भी आप फंड रेज कर सकते हैं। दोनों ही मेथड में आप क्या कर रहे हो, आप फॉरेन मार्केट को टैप कर रहे हो। मतलब आपकी कंपनी ध्यान सुनना, आपकी कंपनी अगर एक एलिजिबल बोरोवर है, कौन है सर एलिजिबल बोरोवर, आगे बताता हूं अभी। एलिजिबल बोरोवर है तो वो एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग मतलब कमर्शियल नेचर के लोन्स, कैसे सर, कमर्शियल लोन्स रेज कर सकती है। कहां से, उस एलिजिबल रेजिडेंट, जी हाँ, बोरोवर से, जिसको अलाउड किया गया कि जी हाँ वहां से बोरिंग कर सकते हैं। अब सर कौन होंगे लोग एलिजिबल, बोरोवर कौन होगा, एलिजिबल लैंडर कौन होगा, ये सब थोड़ा थोड़ा बताऊंगा। जैसे इसलिए पहले कहा कि ईसीबी का क्लास अगर पहले किसी ने देखा हुआ है तो उसके लिए बहुत इजी है। नहीं देखा है, डिटेल वीडियो उसका अलग से मेरे पास आपके लिए रिकॉर्डेड है, लेटेस्ट है, वो देखा नहीं है, मिल जाएगा। ठीक है, तो ध्यान सुनना। अब यहां पे क्या कर रहा है कंपनी, मतलब एक्विजिशन करने से पहले क्या करेगा, ईसीबीज के थ्रू लोन जनरेट, लोन रेज करेगा। लोन कहां से रेज करेगा, आउटसाइड इंडिया से। वो लोग कौन होगा, एलिजिबल लैंडर्स। एलिजिबल लैंडर कौन लोग होता है, जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स या फिर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सिक्योरिटी कमीशन का कंप्लाइंट कंट्री होगी। लेट्स एग्जांपल के तौर पर समझो, आप यूएस से ईसीबी जनरेट कर रहे हैं, बात सुनना, यूएस से ईसीबी जनरेट कर रहे हैं। यूएस में कोई बैंक है, वहां से आप लोन ले रहे हैं। ठीक है, बोला ठीक है सर, ये लोन ले रहे हैं हम। अब यूएस जो है वो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स या फिर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सिक्योरिटी कमीशन, जी हां, इनकी कंप्लाइंट कंट्री है। तो इंडिया, जी हां, इंडियन रेगुलेटर्स क्या कह रहे हैं, मतलब कौन सा इंडियन रेगुलेटर्स, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस कह रही है कि जी हाँ आप जाके फंड रेज कर लीजिएगा इन द फॉर्म ऑफ ईसीबीज। ऑलराइट सर, बात पकड़ में आया। तो यहां डेफिनेशंस पहले रीड करेंगे, इसका यही पोस्टमार्टम करूंगा, ट्रैक बताऊंगा, ट्रैक फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, कौन सा फॉरेन करेंसी डिनोमिनेटेड और कौन सा रुपी डिनोमिनेटेड ईसीबी हो सकता है। ध्यान से देखना, समझना, चिंता मत करो यार, एकदम इजी कर देंगे। ठीक है, ऑलरेडी डिटेल बताया हुआ, लेकिन सिलेबस के पार्ट में बीच में आया है तो उसको बताना पड़ेगा। ऐसा कह के भी नहीं छोड़ सकता कि वहीं से पढ़ लेना, यहीं से देख लेना है फटाफट। आओ आइए देखिएगा, ध्यान से सुनना एक बात और, क्योंकि इस चैप्टर के पर्सपेक्टिव से बताऊं, इस बुक के पर्सपेक्टिव से बताऊं, तो इसका आपको बेसिक नॉलेज होना जरूरी है। डिटेल वीडियो जी, क्योंकि इसका नहीं है, अगर आप सीएफएल पढ़ चुके हैं, पढ़ रहे हैं, ठीक है, जिन स्टूडेंट्स ने मेरी क्लास ली है सीएफएल वाली, उनको ये बात बहुत ईजी होने वाली है। सो आ जाओ फटाफट से। ईसीबी कमर्शियल लोन्स, कौन से कमर्शियल लोन्स, पहली बात क्या कह रहा है, कमर्शियल लोन्स हैं। ईसीबी का मतलब क्या, कमर्शियल लोन्स। हाईलाइट करना अपना शेड्यूल में, सुनो यार, शेड्यूल साथ में रखा करो। ये बार बार जो क्वेरी पूछते हो ना कि सर अलग से नोट्स बनाने, भाई कहाँ नोट्स बनाने, शेड्यूल में रखो, शेड्यूल के अंदर हाईलाइट करो, टेस्ट सीरीज में राइटिंग प्रैक्टिस करो, नोट्स बन गया ना सारा का सारा। क्यों अलग अलग नोट्स बनाएंगे, सारी मेहनत करेंगे, शेड्यूल में हाईलाइट करेंगे, टेस्ट प्रैक्टिस करेंगे। ऑलराइट, सो ईसीबीज क्या है, कमर्शियल लोन रेज्ड बाय एलिजिबल रेजिडेंट एंटिटीज, रेज्ड बाय एलिजिबल रेजिडेंट एंटिटीज, अभी डिटेल में जाएंगे, फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड नॉन रेजिडेंट एंटिटीज। रिकॉग्नाइज्ड एंटिटीज कौन सी होंगी, जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की कंप्लाइंट कंट्री है या फिर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सिक्योरिटी कमीशन, जी हाँ, इनकी क्या है, कंप्लाइंट कंट्रीज है, उन्हीं से आप बोरोइंग कर सकते हैं। एंड शुड बी कंफर्म टू द पैरामीटर्स सच एज मिनिमम मैच्योरिटी, जैसे 3 to 5 ईयर केसेस हैं अलग अलग, कम से कम 3 से 5 साल का, कुछ में 1 ईयर का भी है, बताऊंगा वो। परमिटेड एंड नॉन परमिटेड हैंड यूजर्स, जैसे परमिटेड जैसे एफडीआई के केसेस में आपको अलाउ किया हुआ है, अगर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट चेंज इन सेक्टर्स में अलाउड है, आपको वहां भी अलाउड है। एंड मैक्सिमम ऑल इन कॉस्ट सेलिंग से सारी चीजें कवर करेंगे। सो ईसीबी के अंदर सबसे पहले क्या कहेंगे हम, हमें याद रखा होगा कि क्या है, कमर्शियल लोन्स। कमर्शियल लोन्स कौन ले रहा है, एलिजिबल रेजिडेंट एंटिटी, किससे ले रहा है,
जो रिकॉग्नाइज्ड क्या सा है नॉन रेजिडेंट एंटिटीज हैं उनसे रेज किया जा रहा है। अब देखो पैरामीटर सप्लाइंग टोटलिटी मतलब ऐसा नहीं है कि सर इनमें से कोई सा भी एक यूज इस्तेमाल कर लेते हैं, मिनिमम मैच्योरिटी वाला फुलफिल कर देते हैं, एंड यूज जो परमिटेड एंड यूज है उसे छोड़ देते हैं, ऐसा नहीं है, फॉलो सारे ही करने पड़ेंगे, ठीक है। तो इन टोटलिटी है, स्टैंड अलोन बेसिस पे नहीं है। 3 टाइप्स हैं, याद रखो, डिटेल फिर वापस बता दूं, फिर बोल दूं बार बार, जिनको होश नहीं रहता उनके लिए कह रहा हूं, डिटेल क्लास चाहिए तो अपना रिक्वेस्ट दे दो, ईसीबी का डिटेल क्लास मिल जाएगा, नहीं यहीं से समझ में आता तो फटाफट यहाँ से मेरे साथ रिवीजन कर लो। ट्रैक 1, ट्रैक 2, ट्रैक 3। ट्रैक 1 इनमें डिनोमिनेट, क्योंकि समझो आप जो रेज कर रहे हो ना, ईसीबी रेज कर रहे हो, उसकी डिनोमिनेशन यहां पर बात कर रहा है, तो यहां पर डिनोमिनेशन या तो फॉरेन करेंसी में है या रुपी डिनोमिनेशन में है। ट्रैक 1 जो है वो मैच्योरिटी और डिनोमिनेशन बता रहा है, देखो मीडियम टर्म फॉरेन करेंसी डिनोमिनेटेड, फॉरेन करेंसी डिनोमिनेटेड ईसीबी, मिनिमम एवरेज मैच्योरिटी 3 to 5 ईयर। अगर हम बात करें लॉन्ग टर्म फॉरेन करेंसी डिनोमिनेटेड जो कि ट्रैक 2 में है, मिनिमम एवरेज मैच्योरिटी 10 ईयर्स। अब आपको यहां फटाफट से बता देता हूं, इन 2019 ना इन दोनों को मर्ज किया गया और ट्रैक 3 को स्पेसिफिकली याद रखिएगा रुपी डिनोमिनेट के लिए रखा गया है, रुपी इंडियन रुपी डिनोमिनेट ईसीबी। बात पकड़ में आ रहा है। डिनोमिनेशन का मतलब क्या है, जहां रेजिंग की जा रही है, जिस जाको समझो ईसीबी जो रेजिंग की जा रही है वो किस में है, यहां पर अगर मैं बोलूं फॉर एग्जांपल अगर यूएस इन डॉलर्स, ठीक है, यहां जब बात करें तो इन रुपीज, किसका इंपैक्ट जाता है एक्सचेंज रेट पे, याद रखना, ठीक है। तो यहां इंपॉर्टेंट क्या है बेटा, 3 ट्रैक्स हैं, ट्रैक फर्स्ट, ट्रैक सेकंड जो है वो फॉरेन करेंसी डिनोमिनेटेड है, ट्रैक फर्स्ट जो है मेरे साथ बोलना मीडियम है, मीडियम मैच्योरिटी से मिनिमम मतलब कितना है 3 to 5 ईयर। सेकंड में कितना बोल रहा है सर, मिनिमम मैच्योरिटी 10 ईयर्स, ठीक है। एंड थर्ड जो है ट्रैक वो स्पेसिफिकली किसके लिए, रुपी डिनोमिनेटेड, इंडियन रुपी डिनोमिनेटेड ईसीबी, मिनिमम मैच्योरिटी ऑफ कोर्स 3 to 5 ईयर। अब कौन कौन यहां पर ईसीबीज किस किस फॉर्म में आप कर सकते हैं ईसीबीज, जैसे फॉर एग्जांपल लोन्स हो सकते हैं, बैंक लोन्स हैं, और लोन्स फ्रॉम इक्विटी होल्डर्स। इक्विटी होल्डर्स कौन से हैं, ये फॉरेन कंपनी क्या कर रहा है, जो हमारा फॉरेन इक्विटी होल्डर्स है, हम उससे भी लोन रेस कर सकते हैं, मतलब डेट इंस्ट्रूमेंट्स का फॉर्म में इशू करके, डेट इंस्ट्रूमेंट्स इशू करके भी लोन जनरेट किया जा सकता है, किनसे, फॉरेन इक्विटी होल्डर्स से। तो लोन्स बैंक से हो सकते हैं। अच्छा, बैंक की डेफिनेशन उन्होंने और ब्रॉड किया, इन्होंने कहा अगर कोई इंडियन बैंक है जिसकी सब्सिडरी आउटसाइड इंडिया है, मतलब ऐसा कोई बैंक जो हमारा इंडियन बैंक है, ठीक है, लेट्स एग्जांपल ऑफ एसबीआई की सब्सिडरीज यूएस में अदर बैंक्स हैं, तो अदर बैंक से भी आप रेज कर सकते हैं ईसीबीज, ठीक है। बात पकड़ में आ रहा है। ये जब इनिशियली था ना प्रोविजन जब ईसीबी के इंट्रोड्यूस किए गए थे तभी अलाउड नहीं था, लेटर ऑन रिवाइजिंग गाइडलाइंस के अंदर इसको भी परमिट है, उसे भी हम ईसीबी ट्रीट करेंगे। कहता है कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स थ्रू, जैसे सिक्योरिटाइज्ड इंस्ट्रूमेंट्स लाइक फ्लोटिंग रेट नोट्स हैं, फिक्स रेट बॉन्ड्स हैं, नॉन कन्वर्टेबल, ऑप्शनल कन्वर्टेबल और पार्शियल कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स हैं, डिबेंचर्स हैं, इनको भी हम बोल रहे हैं। देखो एक मिनट, ऑलराइट, चलिए आइए। सो पकड़ में आया, सिक्योरिटाइज्ड इंस्ट्रूमेंट्स जिसके अंदर हम किसकी बात कर रहे हैं, फ्लोटिंग रेट से होता है। फ्लोटिंग का मतलब सर यहां पर रेट क्या है, रेट का मतलब होता है इंटरेस्ट, ठीक है। एंड फिक्स रेट बॉन्ड्स, फिक्स रेट मतलब ऑफ कोर्स जो फिक्स कर दिया। फ्लोटिंग का मतलब कैसा है, डिपेंड्स ऑन द प्रिंसिपल अमाउंट, इट मे बी अप एंड डाउन, बट आपको श्योर रिटर्न देगा। ऐसे यहाँ फिक्स रेट बॉन्ड्स हैं, नॉन कन्वर्टेबल, ऑप्शनल कन्वर्टेबल, पार्शियल कन्वर्टेबल, प्रेफरेंशियल और डिबेंचर्स। पकड़ में आ रहा है। ये फॉर्म्स है इन द फॉर्म ऑफ ईसीबी कैसे कर सकते हैं, लोन के फॉर्म में कर सकते हैं, सिक्योरिटाइज्ड इंस्ट्रूमेंट्स के फॉर्म में कर सकते हैं, फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स, और फॉरेन करेंसी एक्सेप्टेबल बॉन्ड्स, दोनों अलग अलग चीजें। फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स, आई होप याद होगा आप लोगों को, ये आपने इशू भी फॉरेन करेंसी में करना है, उसकी रिडम्पशन भी फॉरेन करेंसी में होगा, क्योंकि यहां पर एक ऑप्शन दिया जाता है किसको, उसको फॉरेन सिक्योरिटी होल्डर्स को, मतलब आउटसाइडर जो है उसको होल्ड करेगा, तो जिसका होल्डर ऑफ सिक्योरिटी होगा उसके पास एक ऑप्शन होता है कि वो कन्वर्ट कर सकता है इनटू इक्विटी शेयर्स ऑफ द इशूअर, फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स में, याद हो रहा होगा। अच्छा, लेकिन फॉरेन करेंसी एक्सचेंजेबल का मतलब क्या होता है, जो इशूअर होता है, जैसे सपोज इशूअर का जो प्रमोटर है, अब अपना प्रमोटर अपना ग्रुप कंपनीज में
ग्रुप कंपनीज में, अब सुनना, प्रमोटर अपना ग्रुप कंपनीज में, इश्यूअर का जो प्रमोटर है अपना ग्रुप कंपनीज में अपना इक्विटी दे सकता है, इसलिए हम वर्ड यूज होता है एक्सचेंजेबल, मतलब फॉरेन करेंसी एक्सचेंजेबल का मतलब है कि प्रमोटर ऑफ द इश्यूअर कह रहा हमारी ग्रुप कंपनीज में हमारा जो इक्विटीज है हम तुमको वो देंगे, इसका बदले मतलब या तो रिडीम कर लोगे फॉरेन करेंसी के अंदर या फिर एक्सचेंज कर लो। क्लियर एकदम? चलिए क्लियर हुआ। फिर आता है बायर्स क्रेडिट, सप्लायर्स क्रेडिट, फाइनेंशियल लीज। इसके फॉर्म में भी अब जैसे एक एग्जांपल देते हैं, आई होप बायर क्रेडिट और सप्लाई क्रेडिट आपको समझ में आ रहा होगा। यूजुअली मैंने ये सीएफएल में कवर किए हुए सारे एस्पेक्ट्स, लेकिन इसके अलावा जैसे फाइनेंशियल लीज का एग्जांपल समझो। अब कंपनी ना बाहर आउटसाइड इंडिया ही कोई प्लांट स्टैब्लिश कर रही है और वहां उसके लिए पैसे का जरूरत पड़ रहा है, तो भैया लीज करवाना है, लीज दे रहे हैं 5 ईयर्स के लिए, मान लीजिएगा बहुत बड़ा डील है, अज्यूम कीजिएगा 5 करोड़ का आसपास का डील अज्यूम करके देखो एक बार के लिए, बड़ा ही है डील क्योंकि तभी लीज करवाने की बात आ रही है। आपने उसमें बैंक्स को इन्वॉल्व कर लिया, बैंक कह रहा है ठीक है हम लोग आपकी लीज को फाइनेंस कर रहे हैं, ऑलराइट। अब ये भी क्या हो गया वहां पर, ईसीबी। बात पकड़ में आ रहा है? आई होप ये फॉर्म्स पकड़ में आए होंगे ईसीबी के, किस तरह से आपको ईसीबी रेज कर सकते हैं। मेरे साथ रिवाइज करो ना फटाफट से। ट्रैक 1, ट्रैक 2, ट्रैक 3 में देखा, ट्रैक 1 के अंदर मीडियम टर्म है जो कि फॉरेन करेंसी डिनोमिनेटेड है, फिर ट्रैक 2 के अंदर लॉन्ग टर्म है जो कि फॉरेन करेंसी डिनोमिनेटेड है। लॉन्ग टर्म का मतलब मिनिमम मैच्योरिटी 10 ईयर्स, मीडियम का मतलब 3 to 5 ईयर्स, एंड थर्ड जो ट्रैक है वो है इंडियन रुपी डिनोमिनेटेड ईसीबी, जिसमें 3 to 5 ईयर्स का मैच्योरिटी रहेगा मिनिमम, ऑलराइट। इसके अलावा लोन्स की फॉर्म में, सिक्योरिटाइज्ड इंस्ट्रूमेंट्स के फॉर्म में, बायर सप्लाई क्रेडिट का फॉर्म में, फाइनेंशियल लीज का फॉर्म में ईसीबी जनरेट कर सकते हैं। फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स है या फॉरेन करेंसी एक्सचेंजेबल बॉन्ड्स। आई होप एफसीसीबी एफसीई भी क्लियर होगा। फिर बोल दूं यहां पर अगर किसी बच्चे को नहीं पता है तो कोई बात नहीं, चिंता मत करना, बिल्कुल भी इंश्योर करके कह रहा हूं, रिक्वेस्ट भेजो, जहां तुमको नहीं पता होगा क्लास प्रोवाइड करेंगे उसकी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। However, ECB framework is not applicable in respect of investment in non-convertible debentures in the in India made by the registered for foreign portfolio investors। जी ध्यान से सुनिएगा। अब देखो आप एक जूम करो, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स, वापस सुनना, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स, क्या बोल रहा है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स, वन मोर टाइम, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स। बेटा सेबी के साथ रजिस्टर्ड हो, तुमने इंडिया में बनाया हुआ, बोला हाँ सर हम रजिस्टर्ड है, चलो जाओ परमिशन दे दिया। अब ये क्या करने आया है, नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, बोलो ना, नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स में इंडियन एंटिटीज के नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स में इन्वेस्टमेंट कर रहा है। सर ये भी ईसीबी है क्या? नहीं, ये ईसीबी नहीं है, प्रोवाइडेड वो रजिस्टर्ड फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स होने चाहिए, रजिस्टर्ड फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स चाहिए। मतलब यहाँ पे एक बात सिंपल है कि सीबी के साथ वो रजिस्टर्ड हुआ होगा और वो फिर अगर इंडियन एंटिटीज के नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स में इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो वो ईसीबी ट्रीट नहीं कर रहे हैं। क्या हो रहा है मेरे बच्चे? आई होप डाउट नहीं होगा। चलिए देखो, पढ़ते वक्त है ना ऐसा फील करो कि सिर्फ तुम और हम पढ़ रहे हैं और हम जबरदस्त ऐसा सीख रहे हैं, तो पूरा फोकस करो, ढंग से सीखो, जो बोल रहा हूं उसे ध्यान से सुनो। अब आता है अवेलेबल रूट्स। सर ईसीबी रेस करने के पता होगा, तुमने बोल पढ़े हो सर, 2 रूट होते हैं सर, कौन कौन से? एक तो ऑटोमेटिक रूट होता है, एक अप्रूवल रूट होता है। ऑटोमेटिक रूट में यूजुअली ये देखा गया है कि एडी कैटेगरी फर्स्ट बैंक, एडी कैटेगरी फर्स्ट बैंक, ओह टेक्निकल इश्यूज, लेट मी चेक क्या दिक्कत आ रहा है। तो अब कोई टेक्निकल इशू नहीं है, ऐसा होता है, नॉट टू वरी अबाउट दिस। सो 2 तरह के हमारे पास रूट है, एक ऑटोमेटिक रूट एंड अप्रूवल रूट। ऑटोमेटिक रूट के अंदर आपको एक एप्लीकेशन, जी हाँ वो बताएंगे आगे भी, फटाफट जैसे चाहो तो यहीं नोट कर लो। सर लोन रिक्वेस्ट आपको क्या करता है, लोन रिक्वेस्ट नंबर लेना पड़ता है। लोन रिक्वेस्ट नंबर ईसीबी करने के लिए पहले आपको परमिशन लेनी पड़ती है, एप्लीकेशन लेनी पड़ती है, जो कि एडी कैटेगरी, एडी मतलब ऑथराइज्ड डीलर, एडी मतलब ऑथराइज्ड डीलर कैटेगरी फर्स्ट बैंक, इनको आपको एप्लीकेशन देना पड़ता है। जहां ऑटोमेटिक रूट का मतलब सीलिंग भी है, फैक्टर भी है, उसको कंसीडर करके ही ऑटोमेटिक रूट बताया गया है। अप्रूवल रूट के अंदर बेसिकली आपको आरबीआई को रिक्वेस्ट करना पड़ता है, मतलब आपकी एप्लीकेशन अगेन एडी कैटेगरी बैंक के पास जाएगी, एडी कैटेगरी बैंक आरबीआई को आपकी रिक्वेस्ट सेंड करेगा, फिर आरबीआई आपका प्रपोजल कंसीडर करेगा। आरबीआई का एक सेपरेट डिपार्टमेंट होता है जो आपकी एप्लीकेशन में डील करता है। आई होप ये बात पकड़ में आया। सो 2 रूट्स हैं हमारे पास,
ऑटोमेटिक एंड अप्रूवल रूट्स। आइए देखते हैं, स्क्रीन पे आ जाइए, ध्यान से दीजिएगा, यहां पर ध्यान दीजिएगा। अंडर ईसीबी फ्रेमवर्क ईसीबी कैन बी रेज्ड ईदर अंडर ऑटोमेटिक रूट्स और अंडर अप्रूवल रूट। ऑटोमेटिक रूट केसेस आर एग्जामिन्ड बाय द ऑथराइज्ड डीलर कैटेगरी फर्स्ट बैंक, जैसे बहुत सारा बैंक है, पीएनबी है, एसबीआई है, आपका बैंक ऑफ बड़ौदा है। जनरली गवर्नमेंट्स जितने भी पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं वो सब ऑलमोस्ट आते हैं कैटेगरी फर्स्ट बैंक के अंदर। वैसे एचडीएफसी बैंक भी कंसीडर करते हैं, आईसीआईसीआई भी करते हैं, कंसीडर करते हैं, एक्सिस बैंक कंसीडर करते हैं। इसमें कुछ नॉर्म्स होते हैं। सो ये मैंने फाइनल का याद देखिएगा, जो बुक है बैंकिंग, जिन्होंने अगर ऑप्शनल सब्जेक्ट लिया हुआ है उसमें मैंने डिस्कस किया है, ठीक है। अब सर आप बताएंगे सर आपने वहां डिस्कस किया, वहां डिस्कस किया है, अभी यहाँ सब्जेक्ट का रिक्वायरमेंट नहीं है ना, इसलिए तो उनको बोल देता हूं ये बात जिन्होंने बैंकिंग का क्लास लिया है उनको रिमाइंड कराने के लिए। नाउ अंडर अप्रूवल रूट prospective borrower are required to send their request to RBI through AD category bank, ठीक है। अप्रूवल में जो बताए थे अभी फॉर एग्जामिनेशन, while regulatory provisions are mostly similar, there are some differences in the form of amount borrowing, eligibility of borrower, permissible end uses, etc. Under two routes क्या डिफरेंसेस है, कितना अमाउंट को लेकर डिफरेंस आ जाएगा। ऑफकोर्स ये बताऊंगा थ्रेशोल्ड के बाद में आपको अप्रूवल रूट में जाना पड़ता है, प्लस अगर आप कौन बोरोवर हैं वो कंसीडर करता है। सो कुछ ही बेसिस पर यहाँ पे डिफरेंट हो जाती है आपकी डिफरेंस आता है बिटवीन अप्रूवल एंड ऑटोमेटिक रूट। एक्सेप्ट FCEB which can be issued only under approval route, all other forms of borrowings mentioned above can be raised under the automatic and approval both। FCEB जी हाँ, फॉरेन करेंसी भी एक्सचेंजेबल बॉन्ड्स जो स्पेसिफिकली आपके अप्रूवल रूट के थ्रू रखा गया है, उसको छोड़ के अगर हम बात करेंगे तो यहाँ कह रहा है कि दोनों ही रूट्स में लगभग आती हैं। एनीवेज हम चलते हैं, जरा देखते हैं एलिजिबल बोरो की लिस्ट। जैसे ट्रैक 1, ट्रैक 2, ट्रैक 3, 3 ट्रैक्स यहाँ पे वापस मेंशन किए हुए हैं। कौन कौन से कंपनीज हैं, सेक्टर्स हैं जो ट्रैक फर्स्ट में कवर हैं, फिर ट्रैक सेकंड में, ट्रैक थर्ड में। देखिए आइए देखते हैं, जैसे कंपनीज इन मैन्युफैक्चरिंग, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सेक्टर्स। मैन्युफैक्चरिंग में जनरली मैंने ऑब्जर्व किया है, इसके ऊपर मैंने डिटेल वीडियो भी अलग से डिस्कस किया हुआ है, जो ऑयल एंड माइनिंग्स के अंदर है ना, उनको कहीं ना कहीं ज्यादा बेनिफिट्स हैं, ठीक है। अंडर ईसीबीज कई सारे रिलैक्सेशंस भी हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग एंड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सेक्टर्स में शिपिंग एंड एयरलाइंस कंपनीज हैं, ठीक है। शिपिंग एयरलाइंस कंपनीज हैं, भाई हटो मत। शिपिंग एंड एयरलाइंस है, या सिडबी स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, या कोई भी यूनिट जो एसईज में एस्टैब्लिश्ड है, एक्सपोर्ट एग्जाम बैंक्स ओनली अंडर द अप्रूवल रूट्स। ये कैसे, अच्छा ये सिर्फ इसकी बात कर रहा हूं, एग्जाम बैंक जो है ये अप्रूवल रूट्स के थ्रू ही ईसीबी जनरेट कर सकते हैं। सर ये लिस्ट याद करना है, सिर्फ एक दो बार देख लेना है, ठीक है। लेकिन अगर यही टॉपिक अगर हम लोग सीएफएल में पढ़ रहे होते हैं और जैसे हमने पढ़ा हुआ है पहले ही, वहां इसको हमें समझ के याद भी करना है, लेकिन यहाँ इतना डिटेल इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। थोड़ा सा वैसे भी सोचेंगे तो मैन्युफैक्चरिंग एंड जैसे मैंने बताया बोलो ना, मैन्युफैक्चरिंग सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट ट्रैक फर्स्ट के अंदर कंसीडर की जा रही है, फिर ट्रैक सेकंड के अंदर आपकी शिपिंग एंड एयरलाइंस क्या आ गई हैं, उधर आपका सिडबी स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, या इसके अलावा एग्जाम जो कि अप्रूवल रूट के थ्रू ही ईसीबी जनरेट करेगा। ऐसी ऑल एंट्रीज लिस्टेड ट्रैक फर्स्ट, मतलब जिनके हम बात कर रहे हैं वो भी सब इसमें एलिजिबल हैं। रिट्स इनविट्स आपकी आ जाएंगी, रिट्स इनविट्स, ऑलराइट। इधर ट्रैक थर्ड के अंदर अगर हम कंसीडर करें तो कह रहा है ऑल लिस्टेड एंटिटीज एंड ट्रैक सेकंड, जी हाँ। इसके अलावा एनबीएफसीज हैं जो रजिस्टर्ड विद द आरबीआई, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है, नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनीज रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 8 एंड 2013, जो कि दोनों पुराने और नए सेक्शंस के अंदर कवर्ड है। कोऑपरेटिव सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन है, इंडियन ट्रस्ट है, या स्टेट लेवल कोऑपरेटिव सोसाइटी, मल्टी लेवल कोऑपरेटिव सोसाइटी, स्टेट लेवल म्यूचुअली एडेड मतलब गवर्नमेंट भी, स्टेट गवर्नमेंट भी करता है और किसी पर्टिकुलर पर्सन के थ्रू मिलकर बनी हुई है वो। सर इतना स्पीड से याद करवा रहे हो सर, इतना स्पीड से, सर कुछ तो थोड़ा सा रहम करो। क्यों रहम करें भाई, ये डिटेल टॉपिक नहीं है, समझना यहाँ से इसे हमें एक बार गो थ्रू करना है डिटेल में। मैंने इसलिए बार बार बता रहा हूँ, बार बार बोल रहा हूँ, ऑलरेडी काम किया हुआ है उसके ऊपर भाई, लेकिन मैं इसलिए छोड़ के तुमको ये नहीं कह रहा हूँ कि जाओ उसमें से देख लेना। अरे देख क्या लेना भाई, टॉपिक आया बीच में तो जरूर डिस्कस करेंगे, ठीक है। सेकंड, नाउ ट्रैक फर्स्ट के अंदर अगेन कंपनीज इन इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर, एनबीएफसीज इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनीज, एनबीएफसी एसेट्स फाइनेंस कंपनीज, होल्डिंग कंपनीज, core investment companies, housing finance companies registered with the housing finance bank, port trust, मतलब सबका सब ट्रैक फर्स्ट के अंदर कवर हम लोग कर रहे हैं, याद रहेगा। देन इधर थर्ड के अंदर बात करें, एनजीओज आ गई, प्लस
जो यू कह रहा है विच आर एंगेज इन द माइक्रो फाइनेंस एक्टिविटीज, कंपनीज एंगेज इन द मिसलेनियस सर्विसेज, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ट्रेनिंग, companies supporting infrastructure, companies providing logistics services, developer of SCJets और national manufacturing, जी हाँ, and investment zones. सॉरी, ये लिस्ट बहुत लंबा है, 2-3 बार बोलोगे ना याद हो जाएगा अच्छे से. अभी ट्रैक जो बताया गया है, ये ट्रैक बताया गया फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, मतलब ट्रैक जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर रहे हैं, पहले हमने डिस्कस किया अभी ऊपर, ट्रैक फर्स्ट, सेकंड, थर्ड अकॉर्डिंग टू द मैच्योरिटीज एंड द करेंसीज डिनोमिनेशन, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर ट्रैक बताया गया है. ठीक है, अब देखो ध्यान से सुनना. एक और कॉन्सेप्ट, मसाला बॉन्ड. अरे मेरे बच्चों का फेवरेट रहा है मसाला बॉन्ड, बहुत से इसके ऊपर भी पूरा का पूरा क्लास है, लेकिन यहां बताएंगे ना. मसाला बॉन्ड का मतलब क्या है समझो ना. अब देखो, एक चैलेंज आता था इंडियन कंपनीज के लिए. चैलेंज क्या आता था कि जब वो फॉरेन करेंसी में रेज करते हैं ना, ध्यान सुनना, फॉरेन करेंसी के अंदर जब वो फंड रेज करते हैं और जब रिपे करने का बात आता है तो उनके लिए बड़ी आफत हो जाती है. कैसे? अब समझो, आपने फॉरेन करेंसी में मनी जनरेट, फंड रेज किए, पेमेंट भी फॉरेन करेंसी में करने वाले हो. अब ये एक्सचेंज रेट जो है ना, ये बड़ा बुरा मारती है. मतलब सर, जैसे समझो डॉलर का प्राइस अगेंस्ट रुपी, समझो ना, अगर रुपी वीक है अगेंस्ट डॉलर, और जनरली होता है, तो ऐसे केसेस के अंदर इंडियन कंपनीज को पेमेंट करना भारी पड़ जाता है बिकॉज ऑफ एक्सचेंज रेट. बट मसाला बॉन्ड का कॉन्सेप्ट बड़ा इंटरेस्टिंग था. इसने क्या किया, आते ही ये बोला रुपी डिनोमिनेट होगा जी. क्या से होगा? रुपी डिनोमिनेट होगा. बोला ठीक है, रुपी डिनोमिनेट, कोई प्रॉब्लम नहीं, रुपी डिनोमिनेशन है, और सुनो रिडम्पशन भी रुपी में ही करेंगे. मतलब हमें एक्सचेंज रेट का चिंता नहीं है. बात पकड़ में आ रहा है? आओ देखते हैं. हाँ, अब आप बोलेंगे सर फिर फॉरेनर्स पागल है जो इन्वेस्ट करेंगे. बेटा इसमें ना आपको बता दूं, इंटरेस्ट रेट कंपैरेटिवली अदर जो ऑर्डिनरी बॉन्ड्स हैं, फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स हैं, उसके कंपैरिजन यहाँ पे इंटरेस्ट रेट अच्छी, ज्यादा हायर होती है. ठीक है, इसलिए वो लुक्रेटिव बन जाता है और इन्वेस्टर्स में इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं. आप लोग जानते होंगे एचडीएफसी फर्स्ट था, फिर उसके बाद नेशनल हाउसिंग, जी हाँ, नेशनल हाईवे अथॉरिटी इंडिया ने इसके बाद इशू लेकर आया. उसके बाद में इन्होंने नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन इशू लेकर आया. ऐसे कई लेकर आए हैं. मसाला बॉन्ड के थ्रू फंड रेज किया है. Masala bond in RBI revised norms for masala bonds. Masala bonds are rupee denominated bonds sold to offshore investors. Offshore investors मेरे बच्चे समझ में आ रहे हैं ना, जो आउटसाइड इंडिया से रेज करने की बात हो रही है. Who take the foreign exchange risk to earn higher interest rates compared with the dollar denominated overseas bond sales. After a review, RBI declared that from the October 3rd, 2017, masala bonds will no longer form the part of the limit of foreign portfolio investments and is the corporate bonds and will be formed the part of the ECBs. याद रखना, masala bond is a part of ECBs. Masala bond is a part of ECBs. याद रखना. ये रिवाइज गाइडलाइंस के बाद ये RBI ने अपना ये अनाउंसमेंट किया कि भैया ECBs के अंदर ट्रीट किया जाएगा मसाला बॉन्ड्स. अपोज ECB इंक्रीजिंग है, लेकिन ध्यान रखना, अगर कोई रजिस्टर्ड फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर वो इन्वेस्ट कर रहा है नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स में, तब उसको ECBs नहीं मान रहे हैं. बात पकड़ में आ रहा है? लेकिन मसाला बॉन्ड की हम बात करें, पहले मसाला बॉन्ड को भी हमने ECBs में कंसीडर नहीं किया. यहाँ जो रेफर किया वो 2017, जी हाँ, रिवाइज गाइडलाइंस इशू की गई एंड लेटर ऑन उसको फिर ECB ही ट्रीट किया गया. इसको मसाला बॉन्ड को देखो, HDFC was the first to issue the bonds followed by the National Highway Authorities of India and the National Thermal Corporation Power. हमने किया हुआ. कहता है the proceeds of these bonds can be used for all purposes except for the following. बोला इनको नहीं करने देंगे, इन पर्पसेस के लिए अलाउड नहीं है. मसाला बॉन्ड से आपने प्रोसीड जनरेट किया, बट आप क्या इन्वेस्ट नहीं कर सकते, रियल एस्टेट एक्टिविटीज में आप उसका इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते एक्सेप्ट टाउन, जैसे डेवलपमेंट ऑफ इंटीग्रेटेड टाउनशिप है, अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट्स है. सही, कई बार आपने देखा होगा यूनिट्स गवर्नमेंट कई बार स्कीम निकालता है फ्लैट्स के लिए या टाउनशिप स्टैब्लिश करने के लिए, जिसके अंदर एक रीजनेबल रेट्स पे लोगों को फ्लैट से रेजिडेंस प्रोवाइड किए जाते हैं. बोलो उसके लिए अलग बात है, उसके लिए हम बोल रहे हैं ठीक है कर सकते हैं, बट आप रियल एस्टेट एक्टिविटीज के अंदर इसको इन्वेस्ट नहीं करेंगे. इन्वेस्टिंग इन कैपिटल मार्केट प्रोसीड्स और आर यूजिंग द प्रोसीड्स फॉर इक्विटी इन्वेस्टमेंट डोमेस्टिकली. आप पता लगा बाहर से पैसा ला रहे हो, इंडियन सिक्योरिटी मार्केट में पैसा लगा जा रहे हो, कैपिटल मार्केट में अलाउड नहीं है. एक्टिविटीज प्रोहिबिटेड एज पर द फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स या ऑन लैंडिंग टू अदर एंटिटीज फॉर अबव ऑब्जेक्टिव्स. पता लगा क्या कर रहे हो, बाहर से मसाला बॉन्ड थ्रू प्रोसीड जनरेट किया और यहाँ पैसा बांट रहे हो, लोन दे रहे हो लोगों को, बोला नहीं रे. एंड परचेज ऑफ लैंड्स,
तो ये इन पर्पसेस अगर देखें, इनमें आपको अलाउड नहीं है, 5 पर्पसेस हैं। छोटा सा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट आ सकता है यहाँ, नहीं तो ECFL में आ सकता है, याद रखिएगा, इसलिए समझ लीजिएगा। फटाफट से रिवाइज करके देखते हैं। रियल एस्टेट एक्टिविटीज में नहीं करेंगे, बोलो मेरे साथ में, रियल एस्टेट एक्टिविटीज में नहीं करेंगे, इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे कैपिटल मार्केट के अंदर, एक्टिविटीज प्रोहिबिटेड अंडर FDI, जो FDI में प्रोहिबिटेड है उसमें भी नहीं करेंगे, एंड ऑन लैंडिंग फॉर द पर्पस ऑफ एक्टिविटीज, चाहे वो आप क्या कर रहे हो, ऑन लैंडिंग मतलब लोगों को पैसा दे रहे हो किस लिए, कि भाई कैपिटल मार्केट में इन्वेस्ट कर ले, या तू जा बेटा रियल एस्टेट एक्टिविटीज में कर ले, या पता लगा कह रहे हो क्या, सुन तो FDI की प्रोहिबिटेड जो एक्टिविटीज उसमें पैसा इन्वेस्ट कर ले, नहीं, ऑन लैंडिंग भी अलाउड नहीं है इन पर्पसेस के लिए, ठीक है। एंड या लैंड परचेस करने की बात कर रहा है, ये प्रोहिबिटेड है। एक बार वापस से बोलो, रियल एस्टेट एक्टिविटीज में अलाउड नहीं है, एक्सेप्ट वही डेवलपमेंट ऑफ टाउनशिप, अफोर्डेबल जो प्रोजेक्ट्स हैं उनके लिए अलाउड है। अफोर्डेबल कौन से प्रोजेक्ट्स हैं, हाउसिंग प्रोजेक्ट्स, या इन्वेस्टमेंट आप कह रहे हैं कैपिटल मार्केट में नहीं परमिटेड है, या प्रोहिबिटेड एक्टिविटीज अंडर FDI उसमें भी नहीं है, ऑन लैंडिंग नहीं अलाउड है। तीन पर्पसेस में, इन्वेस्टमेंट कैपिटल मार्केट, इसके लिए आप लैंडिंग नहीं करोगे, पैसा रेज किया है ECB के थ्रू, फिर इसमें आपके इसमें लोगों को पैसा बांट रहे हो, लैंडिंग कर रहे हो, और वो लोग कहाँ में इन्वेस्ट कर रहा है, कैपिटल मार्केट में कर रहा है, या रियल एस्टेट एक्टिविटीज में कर रहा है, या किस में कर रहा है, लास्ट वन प्रोहिबिटेड एक्टिविटीज के अंदर, या फिर परचेज ऑफ लैंड। इतनी बार बुलवाऊंगा ताकि याद भी हो जाए, ठीक है। चलिए, डिपॉजिट रिसिट्स बहुत ही हमने पहले भी कई बार मैंने कहा ना, इस पर डिस्कस किया है। डिपॉजिट रिसिट्स का मतलब क्या है, ऐसी रिसिट्स जिसके थ्रू आप फॉरेन से पैसा जनरेट कर रहे हो। जैसे एग्जांपल समझते हैं, 2 तरह से होती है, स्पॉन्सर एंड अनस्पॉन्सर्ड। स्पॉन्सर एंड अनस्पॉन्सर्ड यूजुअली क्या होता है, या तो एक नया लॉट कंपनी इश्यू करता है शेयर्स का, ध्यान सुनना फटाफट से, लॉजिक बता दो फटाफट से, ठीक है। जैसे अज्यूम करो ABC लिमिटेड, एक कंपनी हमारी इंडियन कंपनी, वो क्या करेगा, अपने शेयर्स का, या तो स्पॉन्सर्ड या अनस्पॉन्सर्ड, ध्यान सुनना, शेयर्स जैसे अज्यूम कर लेते हैं, उसका टोटल नंबर ऑफ शेयर्स अज्यूम कर रहा हूं एक बार के लिए, 100 शेयर्स है, एट द रेट ऑफ मान लीजिएगा 10 रुपीज, तो 1000 रुपीज की उसकी शेयर कैपिटल है। कंपनी ने डिसाइड किया कि 10 शेयर्स हैं कंपनी के, उसको वो अंडरलाइन करेगा किसके साथ में, डोमेस्टिक कस्टोडियन साथ में, डोमेस्टिक कस्टोडियन का मतलब यहाँ पे क्या है, डोमेस्टिक कस्टोडियन का मतलब कोई बैंक है जिसके पास में अंडरलाइन कर दिया 10 शेयर्स, कंपनी ने अपने 10 शेयर्स यहाँ कर दिया, ठीक है सर। अब इन 10 शेयर्स को क्या किया जाएगा, एक फॉरेन डिपॉजिटरी, ये भी जनरली आउटसाइड इंडिया की बैंक्स होती हैं, ठीक है, जरूरी नहीं बैंक्स हो, बट जनरली मैं आपको बता रहा हूं जो प्रैक्टिकली ऑब्जर्व किया गया है। फॉरेन बैंक, फॉरेन डिपॉजिटरीज, ये फॉरेन डिपॉजिटरीज क्या करेंगी, इनके जो शेयर्स हैं, कंपनी के शेयर्स हैं, इनकी वैल्यू के अगेंस्ट, जो भी वैल्यू होगी उसके अगेंस्ट एक डिपॉजिट रेसिट्स इशू कर देगी फॉरेनर्स को, ठीक है, फॉरेनर्स को इशू कर देगी। अब ध्यान से सुनना, यहां पर जो मैं बात कर रहा हूं, अगर कंपनी अपना एग्जिस्टिंग शेयर्स को अंडरलाइन कर रहा है, क्योंकि कंपनी पास एग्जिस्टिंग शेयर्स कहां से आ रहे हैं जी, कंपनी के कंपनी ने जिसको इश्यू किए हुए हैं, बोले सर ठीक है। अब वो लोग जो लोग इसके एग्जिस्टिंग शेयर्स होल्ड कर रहे हैं, सर एक जगह देखा जाए, जो एग्जिस्टिंग शेयर्स होल्ड कर रहे हैं कंपनी के, उन्हीं लोगों के तो शेयर्स अंडरलाइन हो रहे हैं, तो सर प्रोसीड भी तो उनके हाथ में जाएगा। इसलिए 2 रूट्स बता रहा हूं, एक है जहां पर कंपनी अपना फ्रेश इशू करता है, उस फ्रेश शेयर्स के इशू को, जैसे मैंने कहा 10 शेयर्स को अंडरलाइन किया डोमेस्टिक कस्टोडियन को, फिर डोमेस्टिक कस्टोडियन ने उसको फॉरेन डिपॉजिटरी को रखा, फॉरेन डिपॉजिटरी उस अंडरलाइन शेयर्स के अगेंस्ट डिपॉजिट रिसिट इशू कर देगी किसको, फॉरेन इन्वेस्टर्स को, फिर उनसे प्रोसीड जनरेट होगी और वो किधर कंपनी को मिलेगा, प्रोवाइडेड कब जब कंपनी फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स को अंडरलाइन कर रही है। एग्जिस्टिंग शेयर्स को अंडरलाइन करे तो कंपनी को ठुल्लू नहीं मिलने वाला है, कंपनी के क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि रीजन है भाई, जिनके शेयर्स अंडरलाइन किए गए उन्हीं को तो उसके बदले पैसा मिल रहा है, पकड़ में आ रहा है बात, ठीक है। नहीं तो किसी के माइंड में क्वेश्चन आता है, सर फॉरेन डिपॉजिट के थ्रू कैसे प्रोसीड जाएगी, आओ देखो देखते हैं, आ जाओ जल्दी आ जाओ। फॉरेन डिपॉजिट मींस अ फॉरेन करेंसी डिनोमिनेटेड इंस्ट्रूमेंट्स वेदर लिस्टेड ऑन इंटरनेशनल एक्सचेंज और नॉट, जरूरी नहीं है, दोनों ही बात हो सकती हैं। Issued by a foreign depository is a permissible jurisdiction. Issued by a foreign depository in permissible jurisdiction on the back of the permissible securities. Permissible securities जैसे भी हमने यहाँ पे शेयर्स को अंडरलाइन किया, और ट्रांसफर्ड
to that foreign depositories and deposited with the domestic custodian and includes global deposit receipts as defined section 2 clause 44 of company section 13. Any instrument in the form of deposit receipts by whatever name called created by foreign depositories outside India and authorized by the company making an issue of deposit receipts. हमने इसमें क्या सीखा अभी कि यहाँ पर कंपनी क्या कर रहा था, कंपनी ने अपने या तो देखो मैंने कहा स्पॉन्सर और अनस्पॉन्सर दो स्कीम्स होती हैं, यहां पर हम क्या कर रहे हैं, हमने फ्रेश इशू किया, फ्रेश इशू करके मतलब शेयर्स अंडरलाइन किए कंपनी ने अपने और डोमेस्टिक कस्टोडियन को दिए, डोमेस्टिक कस्टोडियन ने फॉरेन डिपॉजिटरीज को दिए, वो ट्रांसफर किए, फॉरेन डिपॉजिटरी उसके बेसिस पे क्या करेगा, डिपॉजिट रिसीट इशू कर देगा। फॉरेन डिपॉजिटरी को किसने ऑथराइज किया है, इशूअर ने। बात पकड़ में आया? ऑलराइट सर, लेट्स अंडरस्टैंड एलिजिबिलिटी, कहता कौन कौन एलिजिबल होगा, लेट्स देखते हैं। फॉलोइंग पर्सन following person are eligible to raise or transfer permissible security to foreign depository for the purpose of issue of deposit receipts. Any Indian company listed or unlisted, private or public, any other issuer of the permissible security or any person holding permissible securities. मतलब अभी होल्डर कौन होगा, जो कंपनी लोगों का, जैसे कंपनी मैंने यहाँ पे एग्जांपल बोला एबीसी लिमिटेड, एबीसी लिमिटेड का मैंने शेयर होल्ड किया हुआ है और कंपनी बता रहा है कि डिपॉजिट रिसीट्स के थ्रू यू नो व्हाट फंड रेज किया जा रहा है। सो मैं अपना एग्जिस्टिंग जो मेरे पास होल्डिंग्स है उस कंपनी की, मैं उसको अंडरलाइन करवा सकता हूं। तो मैं कैसे कंपनी के थ्रू ये दे सकता हूं, फिर कंपनी मेरा शेयर्स लेकर क्या करेगा, अंडरलाइन करेगा विद द डोमेस्टिक कस्टोडियन एंड देन फॉरेन डिपॉजिटरी उसको आगे इशू कर देगा। बात पकड़ में आ रहा? तीन यहां पर एलिजिबल लोग हैं, एक तो फॉरेन कंपनी, इंडियन कंपनीज होगा, लिस्टेड अनलिस्टेड हो, चाहे वो पब्लिक हो प्राइवेट हो, देखिए दोनों बात किए हैं, या इशू ऑफ परमिसिबल सिक्योरिटीज, इशू ऑफ द परमिसिबल सिक्योरिटीज, या पर्सन होल्डिंग परमिसिबल सिक्योरिटीज which has not been specifically prohibited from accessing the capital market or dealing in the securities. अब ये बात जरूर है कि सेबी ने पहले ही कह दिया हो कि भाई सुनो, तुम लोगों ने नॉन कंप्लायंस किए थे, तुम अब क्या हो, डीबार्ड हो, या उन पे पूरी प्रोहिबिशन लगा रखा है, वो नहीं होना चाहिए। Unsponsored deposit receipts on the back of the listed permissible securities can be issued only if the deposit receipts give the holder of a right to issue voting instruction and are listed on international exchanges. ये अनस्पॉन्सर्ड जो मैंने बताया, इन स्पॉन्सर्ड केसेस में, तो पहला उसके लिए इंपॉर्टेंट क्या इंपॉर्टेंट है कि उसके वो वोटिंग राइट्स होने चाहिए उस डिपॉजिट रिसीट्स के साथ में। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इंटरनेशनल एक्सचेंज के ऊपर वो लिस्टेड होने चाहिए उसके सिक्योरिटीज इशूअर का। चलिए नाउ फर्दर देखते हैं, इशू की बात करें, प्रोविजन फॉर इशू ऑफ डिपॉजिट रिसीट्स, अ फॉरेन डिपॉजिटरी में इशू डिपॉजिट रिसीट्स बाय वे ऑफ पब्लिक ऑफरिंग और प्राइवेट प्लेसमेंट्स, दोनों ऑप्शन है, इसमें हाईलाइट करना है इधर अपने मॉड्यूल में से, आपके पास दोनों ऑप्शन है, ठीक है। परमिसिबल जुरिडिक्शन, दूसरा कहता है इशूअर में इशू परमिसिबल सिक्योरिटी टू फॉरेन डिपॉजिटरी फॉर द पर्पस ऑफ इशू ऑफ डिपॉजिटरी रिसीट्स बाय एनी मोड परमिसिबल फॉर इशू ऑफ सच परमिसिबल सिक्योरिटीज और टू द इन्वेस्टर्स। तो यहां पर भी हमने सीखा इशूअर क्या कर रहा है, फॉरेन डिपॉजिटरीज को यहां पर परमिसिबल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी रिसीट्स के फॉर्म में, डिपॉजिटरी रिसीट्स के फॉर्म में आगे इशू कर रहा है। एंड होल्डर जो होगा इसका परमिसिबल सिक्योरिटीज में ट्रांसफर परमिसिबल सिक्योरिटीज टू फॉरेन डिपॉजिटरीज फॉर द पर्पस ऑफ इशू ऑफ डिपॉजिट रिसीट्स, या फिर मैंने कंपनी का शेयर्स होल्ड किया हुआ है और कंपनी डिपॉजिट रिसीट इशू कर रहा है, तो मैं क्या हूं, मैं होल्डर हूं, मैं सिक्योरिटी को डिपॉजिट रिसीट्स को ट्रांसफर कर दूंगा फॉरेन डिपॉजिटरी को, फॉरेन डिपॉजिटरी क्या करेगा, अंडरलाइन करके फिर उसके बदले फॉरेन डिपॉजिटरी इशू कर देगा। तो या तो कंपनी मैंने जैसे कहा स्पॉन्सर या अनस्पॉन्सर दोनों की तरह हो सकता है, या तो फ्रेश इशू के थ्रू या फिर एग्जिस्टिंग शेयर्स को भी अंडरलाइन करके भी कर सकते हैं। चलिए लिमिट्स की बात करें, ऑफ कोर्स फेमा कहता है जी लिमिट्स हमारी कंडीशन में चेक करके जाना, देखो शेल नॉट एक्सीड द लिमिट ऑन फॉरेन होल्डिंग्स ऑफ परमिसिबल सिक्योरिटीज अंडर द फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999, बोला जाके पहले फेमा पढ़ के आओ, उसमें लिस्ट्स बता रखे हैं। चलिए प्राइसिंग की बात करें, प्राइसिंग में एक इंपॉर्टेंट बात फैक्टर हमेशा याद रखिएगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। देखो इंपॉर्टेंट चीज क्या है, कहता है सिक्योरिटी शैल नॉट बी इशूड एट अ फॉरेन डिपॉजिट टू फॉरेन डिपॉजिटरी फॉर पर्पस ऑफ इशूइंग डिपॉजिट रिसीट्स एट अ प्राइस लेस देन द प्राइस एप्लीकेबल टू कॉरस्पॉन्डिंग मोड ऑफ इशू ऑफ सिक्योरिटीज टू द डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स एज एप्लीकेबल। क्या अज्यूम करो, हम जो इंडियन यहाँ पर जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर है, मतलब जो एग्जिस्टिंग यहाँ पर होल्डर है, मान लो एबीसी लिमिटेड कंपनी का, जो बता रहे थे अभी, एबीसी लिमिटेड कंपनी का, एबीसी लिमिटेड कंपनी है, एबीसी लिमिटेड कंपनी है, इसके इंडिया में जिसका होल्डर मिस्टर है, अज्यूम कर रहा हूं ये बात, ठीक है, इसको आपने इशू किया हुआ है 100 रुपीज पर। अच्छा, अब फॉरेन डिपॉजिटरी आप इशू कर रहे हैं, ठीक है, अंडरलाइन किया फॉर फॉरेन डिपॉजिटरी, उसको इशू कर रहे हैं क्या, डिपॉजिट रिसीट्स। अच्छा, इसी को तुम यहाँ इशू कर रहे हो, यू नो ऑफकोर्स डॉलर्स में होगा या फॉरेन करेंसी में होगा, फॉरेन करेंसी में होगा, बट वो अगेंस्ट द रुपी अगर हम देखेंगे तो उसकी वैल्यू यहाँ पे कितनी कर रखी है आपने, 80 रुपीज।
बोले तो गड़बड़ है। तो कम प्राइस पर नहीं होना चाहिए, बात पकड़ में आ रहा है, ज्यादा हो सकता है कम नहीं हो सकता है। तुम इंडियन मार्केट जो होल्डर्स हैं, इंडियन सिक्योरिटीज होल्डर्स हैं, उनका बैंड बता दोगे भाई। तो कह रहा है एट अ प्राइस नॉट शेल नॉट बी इशूड एट अ प्राइस लेस देन द प्राइस एप्लीकेबल टू कॉरस्पॉन्डिंग मोड ऑफ इशू। वापस सुन लेना, जो किसको, जो जिनको आपने इंडियन हमारे डोमेस्टिक जो इन्वेस्टर्स हैं उनको जो आपने किया हुआ जितने प्राइस पे, उससे कम प्राइस पर नहीं करेंगे आप, ठीक है। ऑलराइट सर। अच्छा ये देखो, अब यहाँ पे बता दूं एक और क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट बनता है ईसीबीएल के, वो आपको ईसीबीएल याद आ रहा है, ईसीबीएल में भी इंपॉर्टेंट है। ऑलराइट, हाँ कह रहा हूँ सीएफएल के पर्सपेक्टिव से, और अगर थोड़ा सा पेपर को इंटरेस्टिंग बनाया गया आपकी नॉलेज टेस्ट करने के लिए, तो यहाँ से क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, तो उसको भी इंपॉर्टेंट मार्क कर सकते हैं। जो कि ईसीबी के फ्रेमवर्क को जो रिवाइज गाइडलाइंस थी 2019 में, याद रखिएगा, जो आरबीआई ने वापस से बताई, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स जैसे उन्होंने कवर करी है। मैं सीधा वहीं लेके चलता हूँ आपको, पहले 5 इन्होंने खास बातें रखी हैं। मर्जिंग ऑफ ट्रैक, एलिजिबल बोरोवर्स, रिकॉग्नाइज्ड लैंडर, मिनिमम एवरेज मैच्योरिटी एंड लेट फी सबमिशंस, इसके ऊपर आरबीआई ने अपनी गाइडलाइंस वापस से रिवाइज करके बताया। मर्जिंग ऑफ ट्रैक के अंदर ट्रैक फर्स्ट एंड सेकंड को फॉरेन करेंसी, जैसे मैंने पहले भी बता दिया, फॉरेन करेंसी डिनोमिनेट के अंदर रखा, डिनोमिनेशन में, थर्ड को इंडियन रुपी डिनोमिनेशन में रखा। देखो, मर्जिंग ट्रैक फर्स्ट एंड सेकंड फॉरेन करेंसी डिनोमिनेशन ईसीबी एंड मर्जिंग ऑफ ट्रैक थर्ड एज अ रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स फ्रेमवर्क एज अ रुपी डिनोमिनेटेड ईसीबीस। एलिजिबल बोरोवर, इन्होंने कहा जो एफडीआई रिसीव कर सकती हैं, मतलब जो एफडीआई रिसीव कर सकती हैं वो लोग एलिजिबल हैं ईसीबी के लिए। आगे इन्होंने बोला, देखो, इंक्लूड्स ऑल एंटिटीज एलिजिबल फॉर रिसीव एफडीआई, ध्यान से देखना इधर, कहता है एडिशनली पोर्ट, अभी हम पढ़ा है अभी ट्रैक फर्स्ट सेकंड के अंदर, पोर्ट है, जैसे ये पोर्ट है, ट्रस्ट यूनिट्स ऑफ एससी सिड बी एग्जाम बैंक्स रजिस्टर्ड एंटिटीज एंगेज द माइक्रो फाइनेंस एक्टिविटीज, मतलब ये तो है ही ट्रैक फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड एज इट इज है, उसमें कोई चीज नहीं है। इसके अलावा उन्होंने स्पेसिफिकली बोला जो एंटिटीज एफडीआई एक्सेप्ट कर सकती हैं वो ईसीबी के लिए एलिजिबल हैं। रिकॉग्नाइज्ड लैंडर की बात करें तो उन्होंने स्पेसिफिकली कहा जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कमीशन की कंप्लाइंट कंट्रीज हैं वो एक एलिजिबल बोरोवर्स माने जाएंगे, सॉरी लैंडर्स। लैंडर शुड बी अ रेजिडेंट ऑफ एफएटीएफ और आई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन सिक्योरिटी कमीशन। एफएटीएफ के फुल फॉर्म लिख लीजिएगा अगर लिखना है तो, फॉरेन एक्शन टास्क फोर्स, मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए, है ना, याद आ रहा है कुछ, मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए अलग अलग कई सारी कंट्रीज हैं, ठीक है, जो इनके ऑफ कोर्स इनके कुछ स्टैंडर्ड्स हैं, रूल्स हैं, उन्हें फॉलो करती हैं, खासतौर से फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को जब भी इंटरनेशनल एंगल पे किया जाता है तब भी। और दूसरा क्या है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सिक्योरिटीज कमीशन, कंप्लाइंट कंट्रीज हैं, वही कंट्रीज का लैंडर एलिजिबल लैंडर है। Multilateral and regional financial institutions, individual foreign branches, subsidiaries of Indian banks also be lenders। देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज मैंने बोला, क्या अंकन को रखा, मल्टीलेटरल, रीजनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस या इंडिविजुअल्स, जैसा भी हमने देखा था फॉरेन इक्विटी होल्डर्स, इंडिविजुअल्स वो भी कर सकते हैं, ठीक है, या सब्सिडीज ऑफ इंडियन बैंक्स ऑल्सो भी। फर्स्ट पहला शुरू में ईसीबीज में इंडियन बैंक्स की सब्सिडीज को अलाउड नहीं था, बट बाद में अलाउड किए। चलिए अगर हम बात करेंगे मिनिमम एवरेज मैच्योरिटी पीरियड, द मिनिमम मैच्योरिटी पीरियड विल बी 3 years फॉर ऑल ईसीबीज, सबके लिए कम से कम 3 साल रहेगा। हाउएवर फॉर ईसीबी रेज्ड फ्रॉम फॉरेन इक्विटी होल्डर्स एंड यूटिलाइज्ड फॉर स्पेसिफिक पर्पसेस, एंड एक्चुअली में डिटेल दिया हुआ है, इसमें कह रहा है 5 साल तक हो सकता है अगर आपने ईसीबीज फॉरेन इक्विटी होल्डर से रेज किया है। उसके कुछ और भी कंडीशंस हैं, उस केस में आपको बोल रहा है मिनिमम मैच्योरिटी पीरियड 5 साल, ठीक है। ECB up to $50 million पर फाइनेंशियल ईयर रेज बाय मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, इसमें कह रहा है 1 साल तक हो सकता है पीरियड मिनिमम, मतलब जनरली आपने देखा होगा 3 to 5 ही रहता है, लेकिन अगर ECB 50 मिलियन USD तक है, वापस बोल रहा हूं 50 मिलियन USD पर फाइनेंशियल ईयर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर अगर इसको रेज कर रहा है तो उसका मिनिमम मैच्योरिटी 1 ईयर रहेगा, ठीक है। अच्छा यहां आता है फिर लेट सबमिशन फीस। लेट सबमिशन फीस के लिए यहां पे इन्होंने क्या बोला, फॉर डिले इन रिपोर्टिंग्स, कहता है एनी बोरोवर हु इज अदरवाइज इन कंप्लायंस ऑफ ईसीबी गाइडलाइंस एक्सेप्ट, मना कर दिया क्या, एक्सेप्ट फॉर डिले इन रिपोर्टिंग ड्रॉन डाउन ऑफ ईसीबी प्रोसीड्स बिफोर ऑब्टेनिंग एलएनआर और ईसीबी 2, इनको छोड़कर। ये मतलब क्या कह रहा है, ईसीबी यहां पे कह रहा है लोन रिक्वेस्ट नंबर आपने ईसीबी जनरेट कर रहे हैं विदाउट ऑब्टेनिंग लोन रजिस्ट्रेशन नंबर या फाइलिंग ईसीबी 2, जिसमें आप डिटेल्स देते हैं किसके बारे में कि आपने कितना कितना पे ऑफ ईसीबी कर दिया है, इनको लेट सबमिशन फीस, इसमें तो आपको भैया पेनल्टी अच्छा खासा देना पड़ जाता है। इसके अलावा आपकी अगर कोई नॉन कंप्लायंस या डिले रिपोर्टिंग हो रही है तो बोला उसके लिए आप क्या कर सकते हैं,
कैन रेगुलराइज द डिले बाय पेमेंट ऑफ, यहाँ पे LFS एज पर द लेट डाउन द प्रोसीजर, मतलब सर लेट यहाँ पे जो फीस है आप वो पे कर सकते हैं। अब एक बात ध्यान से सुनना, एक बहुत वापस बता दूं आपको, देखो यहाँ क्या कह रहे हैं, देखो समझो, आपको अगर ईसीपी जनरेट करना होता है, मैंने बताया 2 रूट्स होते हैं, ऑटोमेटिक एंड अप्रूवल रूट्स। दोनों के लिए आपको एप्लीकेशन देना पड़ता है, ठीक है। एप्लीकेशन का मतलब ईसीपी जनरेट करना है तो उससे पहले आपको एप्लीकेशन देना है, जिसमें बोलते हैं लोन रिक्वेस्ट नंबर LRN। और जिस तरह से आप डिसबर्स करते जा रहे हैं, मतलब पे ऑफ होते जा रहा है, उसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना होता है, ECP 2 के अंदर फॉर्म में रिटर्न्स फाइल करनी होती है। 2 एस्पेक्ट्स छोड़ के अगर और जो रिपोर्टिंग्स की हम बात करें, अगर वो रिपोर्टिंग्स में आप डिले कर रहे हैं तो आप LFS फाइल कर सकते हैं, लेट सबमिशन फी पे करके। ये बोला ठीक है, इसमें आपको कोई और कॉम्प्लिकेटेड प्रोविजंस नहीं है, थोड़ा सा आपको रिलैक्सेशंस भी दिया गया है तरीके से। बट आप अगर क्या कर रहे हैं, इसी पे जनरेट कर रहे हैं भैया, और बिना LRN के, LRN मतलब लोन रिक्वेस्ट नंबर के, तब गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसके आगे देखते हैं फटाफट से। कहता है ECB अप टू 750 मिलियंस और इक्विवेलेंट पर फाइनेंशियल ईयर व्हिच अदरवाइज आर इन कंप्लायंस विद द परमानेंट पैरामीटर्स एंड अदर टर्म्स एंड कंडीशंस सेट आउट इन द न्यू ECB फ्रेमवर्क विल बी परमिटेड अंडर द ऑटोमेटिक रूट। याद रखना, ECB अप टू 750 मिलियंस कह रहा है, किसमें आपको अलाउ कर रहा है ऑटोमेटिक रूट्स के अंदर। नॉट रिक्वायरिंग प्रायर अप्रूवल ऑफ RBI, नॉट रिक्वायरिंग प्रायर अप्रूवल ऑफ RBI। वन मोर टाइम, कितना USD 750 मिलियन अगर कर रहे हैं तब आपको परमिटेड कर रहा है ऑटोमेटिक रूट में, ठीक है सर। नाउ designated AD category bank authorized dealer, AD मतलब authorized dealer bank, while considering the ECB proposal is expected to ensure compliance with applicable ECB guidelines by their constituents. Okay. And the contravention of applicable provision will invite a penal action. Penal का मतलब समझ में आ रहा है ना, खतरनाक प्रोविजंस लग जाएंगे। इम्प्रिजनमेंट का भी प्रोविजन अवेलेबल है जी, फाइन भी अवेलेबल है, ठीक है। कॉम्पनसेशन नहीं करना है, फाइन लगाना है, कॉम्पनसेशन मत कर देना यहाँ पर। एंड एडजुडिकेशन अंडर द फॉरेन मैनेजमेंट एक्ट, lending and borrowing under ECB framework by Indian banks and their branches subsidiaries outside India will be subject to prudential guidelines issued by the Department of Banking Regulation. Of course, कहता है Department of Banking Regulation of RBI को ध्यान से उसकी गाइडलाइंस फॉलो करना है आपको, ठीक है, क्योंकि वो कंसर्न डिपार्टमेंट है फॉर द पर्पस ऑफ ECBs. Other entities raising ECBs are required to follow guidelines issued by the sector. Of course, दोनों बातें याद रखनी पड़ेंगी, क्योंकि अगर मान लीजिएगा कोई और सेक्टर स्पेसिफिक रेगुलेटर है, जैसे मैंने अभी बताया कि अगर मान लीजिएगा फॉर एग्जाम्पल कोई पर्टिकुलर कंपनी है जो इंश्योरेंस के सेक्टर में आती है, तो उसको IRD का ध्यान रखना है। टेलीकम्युनिकेशन है तो ट्राई के गाइडलाइंस को फॉलो करना है। कोई ऐसी एंटिटी जिसका रेगुलेटर सेबी है, जैसे आपने देखा होगा खासतौर से जो फॉरेन मार्केट को टैप करती है, तो उसके सेबी गाइडलाइंस को फॉलो करना पड़ेगा। तो कंसर्न रेगुलेटर को भी आपको, सेक्टर रेगुलेटर को भी कंसिडर करना है, ठीक है। एंड अमेंडेड पॉलिसी विल कम इनटू फोर्स इफेक्ट फ्रॉम January 16, 2019. Principal regulations governing the ECB policy have been rationalized through the Foreign Exchange Management, Borrowing and Lending Regulations 2018. All right. वैसे डिटेल में ना सब ये हम लोग एग्जीक्यूटिव में पढ़ते हैं, बट ये गाइडलाइंस मेरे हिसाब से आपको याद रखनी चाहिए। मर्जिंग ऑफ ट्रैक को लेके एलिजिबल बोरोवर्स, रिकॉग्नाइज्ड लेंडर, मिनिमम मैच्योरिटीज एंड लेट सबमिशन फीस। आई होप ये समझ में आया होगा। रेगुलर क्लासेस के अंदर सेशन इतना इसलिए बनाता हूं, बाकी और सब्जेक्ट्स भी तो पढ़ना है भाई, एक ही थोड़ा पास करके आना है, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, टेस्ट सीरीज भी रेगुलर चल रहा है। और यहां एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं, वापस से आप लोगों को याद दिला दूं, सेक्रेटरियल ऑडिट का चैप्टर 8 का टेस्ट प्रिपेयर कर लीजिएगा, क्योंकि उसका टेस्ट होने वाला है, ठीक है। अच्छे से टेस्ट भी अटेम्प्ट करते रहो, पढ़ने का मजा लो, ऑलराइट। और नेक्स्ट सेशन के लिए रेडी रहो। गुड बाय, टेक केयर।